नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। क्या देश एक गंभीर बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है? पिछले कुछ दिनों से देश के तमाम राज्यों की सरकारों के बयानों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। राज्यों की दलील है कि कोयले पर आधारित ताप बिजली घरों के पास बस कुछ ही दिन का कोयला बाकी है, लिहाजा अगले कुछ दिन में कई राज्यों में बिजली संकट शुरू हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और बिजली संकट जैसा कुछ होने नहीं जा रहा। अगर इस आशंका में कोई दम नहीं है तो ऐसा क्यों है कि सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह को कोयला सप्लाई के मुद्दे पर कोयला मंत्री के साथ बैठक करनी पड़ी। खबर है कि प्रधानमंत्री ने भी आज जो बैठक की है, कोयला सप्लाई की समीक्षा की है। तो ये मुद्दा सबसे मुखरता के साथ दिल्ली सरकार ने उठाया है, कुछ समय से उठा रही है। शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर कहा कि अगर पावर स्टेशंस को पर्याप्त कोयले की सप्लाई नहीं हुई तो राजधानी में ब्लैकआउट हो सकता है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज केंद्र सरकार से सवाल किया है कि अगर कोयले की कमी नहीं है तो एनटीपीसी ने अपना बिजली उत्पादन का जो कोयला वो आधा क्यों कर दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली को मांग का आधा ही मिल रहा है, बाकी हम गैस से बना रहे हैं, जिसका कंट्रोल रेट केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। इस वजह से बिजली बहुत ही महंगी बन रही है। मेरे को 5 रुपए की चीज 25 रुपए में खरीदनी पड़ रही है, तो किल्लत कैसे? अच्छा, ठीक है। वो दिल्ली को वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ना कि दिल्ली वाले अगर 25 रुपए यूनिट खरीदेंगे, कितने दिन तक खरीद पाएंगे 25 रुपए यूनिट? और अब वैसे आमतौर पे कितने रुपए यूनिट? नॉर्मल हमारा एवरेज परचेज कॉस्ट 5.5 रुपए यूनिट होता है। अच्छा, 5.5 रुपए 6 रुपए यूनिट दिल्ली के अंदर एवरेज परचेजिंग कॉस्ट है। गैस के द्वारा जो बना रहे हैं वो 17 रुपए 25 पैसे यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। उस पर ट्रांसमिशन लॉस होते हैं, कलेक्शन लॉसेज होते हैं, सारे लॉसेज मिला के वो 23 रुपये 24 रुपये पड़ती है। एक्सचेंज से 20 रुपये यूनिट खरीदते हैं, उसके ऊपर फिर से लॉस होते हैं, 25 रुपये पड़ती है। उधर महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उनके राज्य में करीब 3000 मेगावाट बिजली की कमी पड़ रही है। इसकी आपूर्ति करने के लिए सितंबर के अंत में राज्य सरकार ने 20 रुपये प्रति यूनिट में बिजली खरीदी, जो अब 17 रुपये यूनिट हो गई है। कोयले की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। कुछ कंपनियां ऐसी है जिनके साथ राज्य ने बिजली सप्लाई का करार किया था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं निभाया और इस मामले में कार्रवाई होगी। राज्य में कहीं भी बिजली कटौती नहीं की जाएगी। नवंबर अंत तक हालात ऐसे ही रहेंगे, इसलिए लोगों को सुबह शाम बिजली संभल कर इस्तेमाल करना होगा। वैसे नितिन राउत को इस मुद्दे पर राजनीति भी दिख रही है। मुझे आश्चर्य है कि बिजली का संकट महाराष्ट्र और बाकी प्रदेशों में आया है, जो गुजरात है उस पर नहीं आया, ना गोवा में आया। उनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो उनके ऊपर जब संकट नहीं आया, इसका मतलब उनको कोयला मिला है, इसलिए उनकी फैक्ट्रियां चल रही है, उनके प्लांट चल रहे हैं, उनके यूनिट चल रहे हैं। तो फिर जब उनको कोयला दे सकते तो महाराष्ट्र को क्यों नहीं दे सकते? तो राजस्थान, झारखंड, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल में भी बिजली की कमी की वजह से कई जगहों 2 से 14 घंटे तक का पावर कट करना पड़ रहा है। उधर केंद्र सरकार आश्वासन दे रही है कि कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन तथ्य ये है कि 135 में से 115 बिजली घरों में स्टॉक बहुत ही कम है। जो बिजली घर कोयला खदानों से ज्यादा दूर हैं, वहां संकट ज्यादा है। 26 बिजली घरों के पास 7 दिन से कम का कोयले का स्टॉक है। 70 बिजली घरों के पास 4 दिन से भी कम का कोयला बचा है। लेकिन कोयला मंत्री का दावा है कि कोल इंडिया के पास 22 दिनों का स्टॉक है और बिजली घरों को कोयले की सप्लाई तेजी से ये बढ़ाई जा रही है। कोल का शॉर्टेज बीच में थोड़ा शॉर्टेज तो हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। बारिश के कारण और इंटरनेशनल प्राइस अचानक ज़बरदस्त बढ़ गए। फ्रॉम yesterday stock has increased। कल 1.94 मिलियन टन हमने सप्लाई किया है। ये इतिहास में दिस इज द एवर हाईएस्ट सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक कोल। तो वैसे जानकारों के मुताबिक कोयले के स्टॉक की कमी से ज्यादा समस्या यह है कि कोरोना संकट के बीच स्टॉक की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पहले से ठीक योजना नहीं बनाई गई।
दरअसल देश में ऊर्जा की मांग 65 से 70% पूर्ति वो कोयले के चलने से बिजली के तापघरों से होती है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था में अब तेजी लौटी है और इस वजह से बिजली की मांग और खपत में काफी तेजी आ गई है। ऊर्जा की मांग और खपत कोरोना से ठीक पहले के दौर से काफी ज्यादा है। अगस्त सितंबर के महीने में 2019 में ऊर्जा की खपत 106.6 अरब यूनिट प्रति महीना थी, जो 2021 के इसी दौर में 124.2 अरब यूनिट प्रति महीना हो गई। तो इसी दौरान कोयला से पैदा होने वाली बिजली करीब 62% से बढ़कर अब 66.35% हो गई है और इस तरह से 2019 के अगस्त सितंबर के मुताबिक 2021 के इस दौर में बिजली की खपत करीब 18% ज्यादा हो गई है। ऊर्जा मंत्रालय का यह भी कहना है कि आयातित कोटा जो कोयला है उसकी कीमत जो मार्च 2021 में $60 प्रति टन थी, वो सितंबर-अक्टूबर 2021 में बढ़कर $160 प्रति टन हो गई है। इसलिए कोयले का आयात कम किया गया है और उसकी जगह देश में ही कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 2019 के मुकाबले आयातित कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन 2021 में 43.6% कम हो गया है। वैसे ऊर्जा मंत्री ने कोयले के स्टॉक की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए एक कोर मैनेजमेंट टीम 27 अगस्त को बना दी थी। तो फिर कोयला सप्लाई का ये संकट क्यों है? इस मुद्दे पर आइए बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। आम आदमी पार्टी के पहले नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही कुछ ही देर में महेश वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार सुदीप श्रीवास्तव से भी बात करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। जो ये बिजली का संकट है इस समय जो कहा जा रहा है और दिल्ली सरकार इस पूरे मामले को बार बार उठा रही है, ये इसको हम महज राजनीति माने? क्योंकि आज तो कोयला मंत्री कह रहे हैं कि हमने तो जो 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दिल्ली की जो मांग है वो सप्लाई कर दिया उन्हें। जी निधि जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं आपकी कुछ मदद इस मामले में इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैंने भी माइनिंग से इंजीनियरिंग की है। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो ये कोयले की संकट की बात कही जा रही है, ये अपने आप में बेबुनियाद और हास्यास्पद बात है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का कोयला उत्पादन करने वाला देश है और कोल इंडिया दुनिया की नंबर 1 की कंपनी है कोयला उत्पादन के मामले में। तो हिंदुस्तान में कोयले की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से कोल संकट की वजह से बिजली का प्रोडक्शन रुक जाएगा, ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद और मजाक वाली बात है। और मैं ये सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि ये संकट, कोयले का संकट, ये प्रायोजित संकट है, ये वास्तविक संकट नहीं है। और जिस कोरोना काल की आप बात कर रही हैं, मेरे बहुत सारे मित्र कोल माइंस के अंदर इंजीनियर हैं, मैंने उनसे बात की, मैनेजर हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि कोई कोयले के उत्पादन में कमी आई ही नहीं है, बल्कि जब कोरोना काल था उस समय में इंडस्ट्रीज बंद थी और बंद होने की वजह से हम लोगों ने कोल स्टॉक करके रखा, क्योंकि कोयले का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, कोयले का उत्पादन हो रहा था, कोयले का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, कोयला स्टॉक में रखा गया, इंडस्ट्रीज बंद थी, इसलिए कोयले का इस्तेमाल कम हुआ। दूसरी बात, आप ये समझ लीजिए कि कोयले की माइनिंग और ये थर्मल प्लांट्स का क्या सिस्टम होता है। जितनी भी माइंस होती हैं, जैसे मान लीजिए महानदी कोल फील्ड है, तो महानदी कोल फील्ड के अंदर जितनी माइंस होंगी वो सारी माइंस लिंकेज होती हैं। कौन सी माइंस से कोयला किस थर्मल प्लांट को जाएगा, कौन सी माइंस से कोयला किस इंडस्ट्री को जाएगा, किस पावर प्लांट को जाएगा, ये सब पहले से तय होता है निधि जी। तो ये कोई संभव ही नहीं है कि अचानक कोयले का संकट ऐसे पैदा हो जाए, ये मतलब अविश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि एक शिफ्ट में अगर ओपन कास्ट माइंस हो या अंडरग्राउंड माइंस हो, अगर एक शिफ्ट में भी कोयले का प्रोडक्शन कम हुआ तो अधिकारियों से बाकायदा एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, अधिकारियों से बाकायदा पूछताछ होती है। तो अपने आप में ये सारी बातें बड़ी हास्यास्पद हैं। तो संजय जी, आपको क्यों लगता है ये प्रायोजित है? क्या खास तौर से दिल्ली की परेशानी या दिल्ली सरकार की परेशानी बढ़ाने के लिए? मैं खाली दिल्ली को लेकर नहीं बोल रहा हूं, मैं दिल्ली को लेकर खाली नहीं बोल रहा हूं। इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आमतौर पे 5 रुपए, 3 रुपए, कई बार 2-2.5 रुपए में भी
बिजली जो है वो राज्य सरकारों को मिल जाती है, वो चाहे दिल्ली हो या दूसरे राज्य हो। लेकिन जब इस तरह का संकट आपने पैदा कर दिया तो अभी 20-20 रुपए यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी और उसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा हुआ। तो आखिर ऐसा क्यों किया सरकार ने? निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए और महंगी बिजली लोगों को खरीदनी पड़े राज्य सरकारों को, इसकी वजह से आपने ऐसा संकट प्रायोजित कर दिया जिसकी वजह से चंद बड़े प्लेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ होगा, क्योंकि 20-20 रुपए यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी, और वो भी 20 रुपए इसलिए कि 20 रुपए मैक्सिमम लिमिट है। अगर ये संकट की बात नहीं हुई होती, कोयले के संकट का ये पूरा मामला नहीं खड़ा किया गया होता, तो मैं समझता हूं कि 5 रुपए, 7 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए जिसकी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके हिसाब से कोयला बिजली खरीद रहे होते राज्य सरकारें। ठीक है संजय जी, मैं आऊंगी इस पे कि किसको इससे फायदा हुआ होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो ये भी कहना चाह रहा है कि जो दिल्ली का बजट, दिल्ली सरकार का बजट खराब हो रहा है, क्योंकि आपकी मुफ्त की बिजली, सस्ती बिजली देने का जो कार्यक्रम है, जो आप सब्सिडी के लिए पैसा रखते हैं, वो अब महंगी बिजली बनाने के लिए, लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए दिल्ली सरकार आहत है ज्यादा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि सिर्फ दिल्ली सरकार को नहीं, उत्तर प्रदेश में पूछ लीजिए कितनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, या जिन महाराष्ट्र से पूछ लीजिए कितनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है, यह सवाल पूरे देश में आपने खड़ा कर दिया अनावश्यक कोयले के उत्पादन की कमी और संकट दिखा के। आप मुझे बताइए निधि जी, कोयला कोई घर की सुई थोड़ी है कि खोजने से नहीं मिल रही है, और आप सो रहे थे, आपको पता नहीं चला स्टॉक में कमी हो गई। अरे भाई, माइन से सीधे कोयला निकलता है, जहां पे वैगन रहते हैं वहां पे वो सीधे गाड़ियों से में लगता है, और जिन कंपनियों के साथ माइंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिंकेज होती है, वहां पे सीधे वो कोयला चला जाता है। ठीक है, तो मिसमैनेजमेंट की बात हो सकती है, पहले कदम क्यों नहीं उठाए गए जी? और जितने जैसे मान लीजिए एक माइन से 500 टन कोयले का उत्पादन हो रहा है और किसी कंपनी को वो 250 टन दे रहे हैं, तो बाकी जो 250 टन बचेगा वो स्टॉक में रखा जाता है। तो मतलब कोयले की कमी हो गई हिंदुस्तान में। ठीक है संजय, लेकिन आप ये भी देखिए, ठीक है, आपकी बात सही है कि ये प्रायोजित है, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया सरकार ने। ठीक है, ये आप सही के आप ये कह सकते हैं कि ये प्रायोजित है, लेकिन कल हमने देखा गृह मंत्री ने बैठक ली है, चिंता है सरकार को। आज प्रधानमंत्री ने बैठक ली है, शायद इसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो आपका क्या आरोप है, सरकार क्यों इस पर समीक्षा कर रही है अगर चिंता नहीं है सरकार को? तो ये सब कुछ नाटक और प्रायोजित है। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, कोयले का संकट हिंदुस्तान में है ही नहीं। कोल इंडिया के चेयरमैन का बयान सुन लीजिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई कोयले के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। कुछ राज्य भाजपा की कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, उन्होंने कोल इंडिया का हजारों करोड़ रुपए बकाया कर रखा है, तो आपको कोयला कैसे मिलेगा? वो एक समस्या हो सकती है, लेकिन कोयले के स्टॉक की कमी ये शुद्ध रूप से प्रायोजित संकट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका अंत में संजय आखिरी आरोप पे जाना चाहूंगी, किस पे, क्यों सरकार किसको फायदा पहुंचाना चाह रही है? एसटीसीएल में भाई आप सोचिए निधि जी, छत्तीसगढ़ में कोयला, मध्य प्रदेश में कोयला, बिहार में कोयला, झारखंड में कोयला, महाराष्ट्र में कोयला, उड़ीसा में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोयले की कमी हिंदुस्तान में हो गई, मतलब, और सरकार को बिल्कुल पता नहीं चल पाया। ये एक प्रायोजित संकट है जिसकी वजह से कुछ चंद कंपनियों को इसमें हजारों करोड़ों का मुनाफा होगा। और कल को आप देखिए, आप एक सवाल आपको सरकार से और पूछना चाहिए, अगर आप डिस्कशन में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन मेरे साथ महेश शर्मा है बीजेपी के, जो ब्लॉक्स प्राइवेट प्लेयर्स को दिए गए, अंतिम सवाल, जो ब्लॉक्स प्राइवेट प्लेयर्स को दिए गए, उन्होंने आज तक प्रोडक्शन कितनी माइनिंग, उन्होंने कितनी अपनी माइन शुरू की, कितने कोल ब्लॉक्स में उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया? ठीक है, चलिए, आप जुड़े और आपने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, दिल्ली को लेकर ही नहीं, पूरे देश को लेकर और इस कोयला संकट को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, आप जुड़े हमारे साथ। और अब हमारे साथ महेश शर्मा, बीजेपी के नेता, और पत्रकार सुदीप श्रीवास्तव मौजूद हैं। तो अगर मैं महेश जी पहले आपसे पूछ लूं, जो तमाम आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं, उनका कहना है कि ये प्रायोजित है और ये सब ड्रामा हो रहा है कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, ये ड्रामा कौन कर रहा है, प्रायोजन किसका है, और
ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा निधि जी आपको समझना होगा। देखिए, ये तो सच है जो एक मीडिया रिपोर्ट आई कि 14 दिन का जो है एक रिजर्व रख के हर एक थर्मल पावर जो है बिजली उत्पादन करता है। लेकिन अचानक जो है 7 राज्यों में जो है वो 4 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का रह गया था। उसको लेकर जो है हाय तौबा मची, और उस हाय तौबे को जो है उसका किस तरह से बेनिफिट उठाया जाए, ये देखिए, मतलब ये किस तरह की कलाबाजी है, किस तरह का मतलब इन लोग का राजनीतिक हथकंडा है। ऐसे इतने बड़े देश में हाय तौबा की स्थिति क्यों आई? सवाल तो ये है ना, मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक से किया गया? जी, मैं वहीं पे आ रहा हूं, आप ही की बात पे आ रहा हूं, आप ही की चिंता पे आ रहा हूं। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि जब ये बात आई तो सत्येंद्र जैन जी ने आज से 1 हफ्ते पहले कहा कि इस देश में जो है, मतलब आप ये समझ लीजिए दिल्ली का कोयले से कोई लेना देना नहीं, एनटीपीसी कोयले से बिजली का उत्पादन करती है, उसका आकलन इन्होंने कर लिया और कहा कि 2 दिन का ही सिर्फ कोयला बचा हुआ है दिल्ली में जो है, वो अब बिजली गुल। नहीं, और दिल्ली मतलब सरकार को लेना देना है महेश जी, क्योंकि उनकी एक योजना चल रही है, और अगर एनटीपीसी का जो सत्येंद्र जैन ने का 0.5% 50% घटा दिया जाता है तो मुश्किल में हो जाएगी। खैर, मेरे पास हमारे साथ सुदीप जी, चलिए हम सुदीप जी से बात कर लेते हैं। सुदीप जी, आप इस संकट को जरा हमारे दर्शकों को बता दें। आऊंगी महेश जी, आपकी बात कंप्लीट नहीं होगी, मैं आ रही हूँ आपके समझ में नहीं आएगा। आऊंगी मैं आऊंगी। सुदीप जी, इस संकट को जरा समझाइए, वाकई क्या ये सिर्फ प्रायोजित है? देखिए, बुनियादी बात यह है निधि जी कि कोयले का स्टॉक पावर प्लांट पर और कोयले का स्टॉक माइंस पर, ये 2 एकदम अलग अलग चीजें हैं। कोयले का अगर उत्पादन पूरा हो रहा है, जैसा कि खुद कोल इंडिया कह रही है, जैसा कि पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड बताते हैं कि 282 मिलियन टन अप्रैल से सितंबर 2020 में उत्पादन हुआ था, उसके मुकाबले 315 मिलियन टन, लगभग 14 से 15% अधिक कोयले का उत्पादन इस 6 महीने में हुआ है। तो अगर कोयले का उत्पादन ज्यादा हुआ है और बिजली की मांग जो है, अगर आप 2019 जो नॉन कोविड ईयर है उससे भी तुलना कर लें तो 116 बिलियन यूनिट से बढ़ के 124 आई है, तो उसमें जो इंक्रीज है वो 6 से 7% है, और कोयले के उत्पादन में इंक्रीज 14 से 15% है। तो अगर कोयले का उत्पादन ज्यादा हुआ है तो फिर उस स्थिति में यह कहना कि ब्लैकआउट हो जाएगा और बहुत बुरी स्थिति है, ये जो 5-6 दिन लगातार पावर मिनिस्ट्री के हवाले से छपती रही बातें, और इसमें मैं ये भी कहूंगा कि कोल मिनिस्टर ने जो 5 दिन बाद बयान दिया, वो पहले दिन भी ये बयान दे सकते थे कि नहीं, स्टॉक में कमी नहीं है। मेरा यही बताना है कि ये कहीं ना कहीं, जो मैं सुन रहा था संजय सिंह जी को, संजय सिंह जी तो बिजली के स्टॉक की केवल बात कर रहे हैं, बिजली के रेट्स की बात कर रहे हैं केवल, खेल उससे भी आगे है कि जो कमर्शियल कोल माइनिंग हो रही है उसमें जो भाग लेने वाली कंपनियां हैं वो चाहती है कि कोल माइनिंग की शर्तों को, जमीन अधिग्रहण को, पर्यावरण और वन अधिनियम के नियमों को, जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब को इतना आसान कर दिया जाए कि कोई भी जब भी चाहे तब कोल खदान खोल सके। कोल बेयरिंग एरिया एक्विजिशन एक्ट एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है जो 1957 में बनाया गया था, जब माइनिंग प्राइवेट हाथों में थी। उस कानून के तहत प्राइवेट कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण की छूट नहीं है। आज प्राइवेट कंपनियां ये चाहती हैं कि उस कानून में संशोधन किया जाए और उसमें जो प्रावधान है कि मुआवजे का फैसला किए बगैर, जमीन का अवार्ड पास किए बगैर, मुआवजा दिए बगैर जमीन प्राइवेट कंपनी के हवाले चली जाए। यह संशोधन जो वो चाह रहे हैं, और जो मानसून के पिछले सत्र में सरकार ये संशोधन लाना चाहती थी, लेकिन ऑलरेडी किसान कानून के कारण किसानों में बनी हुई नेगेटिव इमेज को लेकर डर गई और वो संशोधन लेके नहीं आई। आज इस क्राइसिस का उपयोग किया जा रहा है और उपयोग करके यह कहा जा रहा है कि और कोयला उत्पादन बढ़ाने की बहुत जरूरत है और नई खदानों की जरूरत है, और इसके लिए हमको नई खदानों के लिए नई और जमीनें चाहिए, और वो संशोधन मैं मानता हूं कि संसद के आगामी सत्र में रखा जाएगा और
टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेट कह के पास कराने की कोशिश की जाएगी। यहां इंपॉर्टेंट यह है निधि जी, एक और चीज आपको बताऊंगा कि कोल इंडिया के विजन डॉक्यूमेंट 2019-20 में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि जितनी खदानें 2018 तक आवंटित हो चुकी हैं वे 1000 बिलियन टन टारगेट 2024 तक और 1500 बिलियन टन कोल का उत्पादन 2030 के बाद करने में सक्षम हैं और किसी नए खदान की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद 67 नए कोयला खदानों को कमर्शियल नीलामी में लाया गया। पिछले साल 38 कोयला खदानों को नीलामी में लाया गया और 38 में से 17 में किसी ने बोली नहीं डाली, निविदा ही नहीं डाली, प्राइस नहीं खोला। इसका मतलब यह है कि कोल का फ्यूचर उतना नहीं है जितना सरकार उसको बेचना चाह रही है। तो जब सरकार ऐसी चीज बेचना चाह रही है जो बिक नहीं रही है, तो उसके लिए क्राइसिस खड़ा करोगे तब शायद उसके लिए बिक्री संभव हो। ये बहुत अहम बात आपने बोली और मैं आपसे संक्षेप में एक चीज और जानना चाहूंगी सुदीप की 70% हमारी जो बिजली की आपूर्ति हम लोग लेते हैं वो कोयले से होती है। क्या ये समय आ गया है कि मिश्रित टेक्नोलॉजी हो जैसे सोलर या हाइडल? जी संक्षेप में, मेरे पास समय बहुत कम है जी। देखिए बहुत छोटा सा बात है, 56% हमारी बिजली उत्पादन क्षमता कोयले पे आधारित है। लेकिन अगर आप जनरेशन की बात करें तो जनरेशन 70 नहीं 76% तक है। आज हमारे पास 44,000 सोलर, 39,000 विंड, 46,000 हाइडल, 1,29,000 मेगावाट की ऐसी क्षमता है जिस पर कोयले का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम ऐसे रिसोर्सेस का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। खुद सरकार की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA 2029-30 का जो जनरेशन मिक्स का प्रोजेक्शन कर रही है उसमें वो खुद कह रही है कि कोयले पर आधारित हमारी डिपेंडेंस कम होनी चाहिए और 50-50% दोनों का रेशियो आना चाहिए, जो अभी 76-24 है। सरकार उस तरफ बढ़ती दिखती नहीं है। सरकार अपने कुछ निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोयला और कोयला आधारित बिजली को अपने अभी भी प्राइम में रखना चाहती है और वो संजय सिंह जी का आरोप कुछ हद तक सही है कि इससे कुछ उद्योगपतियों को बहुत मुनाफा हो रहा है। बिल्कुल, आप आए और आपने इतनी अहम बातें बताई हैं सुदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वाकई में क्या ये कोयला संकट खड़ा किया जा रहा है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है? क्या कुछ ऐसे नए और कानून लाने की तैयारी की जा रही है या वाकई में हमारा जो संकट था उससे हम उबर चुके हैं? फिलहाल वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। भारत में बच्चों के लिए कोरोना का टीका जल्द ही आने की संभावना है। 2 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के इस टीके को देश की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। अब इस पर आखिरी मुहर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को लगानी है। आने वाले वक्त में 2 साल या इससे ऊपर के बच्चों को कोरोना के टीका देने का रास्ता साफ हो गया है। 2 डोज वाली भारत बायोटेक के टीके की सिफारिश सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने की है। ये तो हमने लगातार ये बोला ही है कि हम जल्द ही बच्चों के सुरक्षा के लिए जो वैक्सीन है 2 से 18 के उम्र के बीच में, उनके लिए ये जो ट्रायल चल रहे हैं, ये जो सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए उसका इम्यूनोजेनिसिटी क्या है, और ये सभी जब रिपोर्ट्स आते हैं, ट्रायल्स होते हैं, तभी हम ये कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जल्द ही एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ये किया है, उसके बाद अप्रूवल होने जाएगा और तब जाके ये मिलेगी। तो जल्द ही ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस से होने वाला है। हम भी उसी इंतज़ार में है और हम बच्चों के सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध भी है। इस टीके को लेकर भारत बायोटेक ने कहा कि हमने 2 से 18 साल के बच्चों का क्लिनिकल ट्रायल का डेटा CDSCO को जमा किया था, जिसके आधार पर यह सिफारिश की गई है। यह दुनिया में 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए मंजूरी मिलने वाले पहले टीकों में एक है। अब हमें इस टीके को बाजार में उतारने को लेकर रेगुलेटरी मंजूरी का इंतजार है। क्लिनिकल ट्रायल बच्चों में किए गए 3 चरणों में किए गए थे। 12 से 18 साल, 6 से 12 साल के बच्चों में, और फिर तीसरे लास्ट चरण में जो है 2 से 6 साल में।
सेम वही वैक्सीन जो है, जो वैक्सीन एडल्ट में दिए जा रहे हैं, वही वैक्सीन जो है बच्चों में सेम डोज शेड्यूल भी। भारत में बच्चों को लेकर ये दूसरा टीका है। इससे पहले जाइडस कैडिला के 12 साल या इससे ऊपर के बच्चों के टीके को मंजूरी मिल चुकी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।